हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अब 18 जून को आपका एग्ज़ाम है। तो इसके लिए अब हम नया एक पोर्शन शुरू कर रहे हैं जिसमें अब तक के जो रिवीजन सीरीज़ है ये, इसमें जितने भी आपके पुराने क्वेश्चन पेपर आए हैं हम उन सब क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो हमारा क्वेश्चन पेपर था दिसंबर 2023 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन पेपर मेरे हिसाब से ठीक आया था, पर थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल ज़्यादा है। अगर आप देखें तो 2022 से जो पेपर आ रहे हैं वो थोड़े से टेक्निकल पेपर आ रहे हैं। मैंने जब सॉल्व किए तो मुझे लग रहा था कि वो पेपर जो पुराने पेपर सब चलते आ रहे थे और वही रिपीट हो रहे थे, लेकिन अब इसमें थोड़ा एडवांस वर्जन आपको देखने को मिलेगा पेपर्स में। ठीक है, चलो इसी में अब हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको क्या है, आपको देखना है लेक्चर्स। इन्होंने दिया है हमें लेक्चरिंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड और प्रोग्राम लर्निंग मेथड। ठीक है, इन्होंने हमें 4 दिए हैं, तो हमें ये मैच करना है सामने वाले से। देखो लेक्चरिंग मेथड क्या होता है आपको सबको पता है। लेक्चर क्या होता है, टीचर आता है क्लास में बोलता है, लेक्चर देके चला जाता है। जैसे मैं यहाँ आपको बैठ करके लेक्चर दे रही हूँ। ठीक है, तो लेक्चर मेथड आपका क्या होगा, इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग में आएगा। ठीक है, लेक्चर मेथड में आपका क्या आएगा, इकोनॉमिक एवं टाइम सेविंग, क्योंकि आपको पता है बहुत आसान है, पैसे भी बचते हैं इससे, बस आओ लेक्चर दो और जाओ। ठीक है, इकोनॉमिक और टाइम सेविंग हम आपका होता है लेक्चर मेथड। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्ट मेथड है। इकोनॉमिक होगा भी ना, एक ही टीचर आके के कम से कम 50 से 100 लोगों को एक ही साथ एक लेक्चर देके चला जाता है, तो समय भी बचता है और टाइम भी बचती है। ठीक है, फिर दूसरा है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड आप किस में करते हो, ग्रुप में करते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड हम किस में करेंगे, ग्रुप में करेंगे, वर्किंग इन ग्रुप। हम प्रोजेक्ट किस में करते हैं, ग्रुप बना करके तब प्रोजेक्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 तो ये आसानी थे। अब थर्ड वाला है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड आपका क्या है, ये हम टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये वही वाला ह्यूरिस्टिक मेथड है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, इसे रोल ऑफ थम्स भी बोलते हैं, रोल ऑफ थम्स। ठीक है, रोल ऑफ थम्स भी हम इसे बोलते हैं। आर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट आर बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, लिख लेना आप। रूल्स ऑफ थम्स आर, इसे रूल्स ऑफ थम्स बोलते हैं। आर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है दैट आर बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और किस पे बेस होता है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज पे बेस होता है। ठीक है, दैट आर बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ठीक है, किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ये किससे होगा, एक तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, तो ये कहाँ आएगा आपका, यूज़ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी कि आपका फोर्थ वाला। ठीक है, यूज़ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये वाला। ठीक है, ये आपका सी वाला आएगा। ठीक है, ये कौन सा है आपका, सी वाला है। यूज़ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बेस्ड ऑन अ डिस्कवरी यूज लर्निंग फॉर स्टूडेंट। ठीक है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग है, इसमें आप खुद अपने आप से अपनी प्रॉब्लम को खोज करके उस पर डिस्कवर करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हो, तो वो क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड है। ठीक है, फिर है आपका प्रोग्राम लर्निंग मेथड। ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग मेथड में आपका क्या है, अब हमारा ऑप्शन एक ही बचा है। कौन सा बचा है प्रोग्राम लर्निंग मेथड के लिए, आपका स्मॉल थर्ड वाला। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स विद ठीक है, फीडबैक। ठीक है, ये हमारा क्या है, फीडबैक के लिए स्मॉल स्टेप्स आपको इसमें लेने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आएगा डी वाला। तो आपका प्रोग्राम लर्निंग मेथड क्या होता है, प्रोग्राम लर्निंग मेथड क्या है, ये सेल्फ पेस्ड है, मतलब खुद से हम चीज़ें सीखेंगे, खुद से गति करेंगे। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, खुद से काम कराना, इंस्ट्रक्शन, खुद से इंस्ट्रक्शन देना, खुद को इंस्ट्रक्शन देना। प्रेजेंट इन लॉजिकल सिक्वेंस, किस में प्रेजेंट होता है, ये लॉजिकल सिक्वेंस में होता है प्रोग्राम। लॉजिकल सिक्वेंस इसलिए तो बोला है ना कि स्मॉल स्टेप्स विद फीडबैक। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या फॉलो करते हैं हम, लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करते हैं, तो स्मॉल सीक्वेंस हम इसमें फॉलो करते हैं। ठीक है, विद मच रिपीटिशन ऑफ कॉन्सेप्ट, और इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को रिपीटिशंस भी हमारा होता है, बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं हम। ठीक है, इसके बाद रिसर्च बेस्ड सिस्टम है ये, विच हेल्प्स लर्नर वर्क सक्सेसफुली। तो एक ये रिसर्च बेस्ड सिस्टम, मतलब हवा की बात नहीं कर रहे हम, इसमें रिसर्च से आया है हमारा प्रोग्राम लर्निंग। हमने रिसर्च की है तब हमने प्रोग्राम लर्निंग को दिया है। ठीक, तो ये क्या है, ये आपका रिसर्च बेस्ड सिस्टम है, विच हेल्प लर्नर वर्क
सक्सेसफुली, ठीक है, जो कि हेल्प करता है लर्नर को कि वो अपना काम जो है सक्सेसफुली कर सके। ठीक है, तो प्रोग्राम लर्निंग क्या है, ये आपको हेल्प करता है कि आप अपना काम जो है वो अच्छे से कर सको। तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स विद फीडबैक, ठीक है, फीडबैक के साथ आपके स्मॉल स्मॉल स्टेप्स आप लेते हो। ठीक है, ये आपका हो गया। अब समझ में आ गया ना लेक्चरिंग मेथड का क्या था आपका, इकोनॉमिक एंड टाइम सेविंग है लेक्चरिंग मेथड। इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट मेथड का कौन सा था, प्रोजेक्ट मेथड हम वर्किंग इन ग्रुप्स, ग्रुप में काम करते हैं। तीसरा है ह्यूरिस्टिक मेथड है। आप ह्यूरिस्टिक मेथड कौन सा है आपका, जिसमें आप यूज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन अ डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग फॉर स्टूडेंट। ठीक है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग है और आप डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग के थ्रू क्या करते हो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हो। प्रोग्राम लर्निंग क्या है आपका, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स विथ फीडबैक। ठीक है, तो ये आपके इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्होंने मैच ऑफ द फॉलोइंग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने सबसे पहला ऑप्शन में दिया है, सबसे पहले इन्होंने ऑप्शन में दिया है सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट है आपके ऑप्शन में। सोडियम नाइट्राइट का काम क्या है, सोडियम नाइट्राइट का काम है, अब दूसरा फिर है आपका सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट क्या होता है, ये एक मल्टी फंक्शनल फूड एडिटिव्स है। मतलब क्या है, फूड एडिटिव्स है। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, जो हम किसी पर्पस के लिए फूड में मिलाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, फूड एडिटिव्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक तो फूड एडिटिव्स है ये आपका। तो ये आपका किसके साथ मैच होगा, ये फूड एडिटिव्स है और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड फ्लेवर एसोसिएटेड विद क्योर्ड मिल्क। ठीक है, क्योर्ड मिल्क मतलब क्योर्ड मीट, सॉरी, जो मीट है, जो आपका मीट है उसमें जब वो ख़राब होने लगता है तो हम उसमें क्या डालते हैं, अगर हम उसमें सोडियम नाइट्राइट डालें तो ये उसको ख़राब होने से बचाता है, इसलिए क्या है, क्योरिंग एजेंट है। ठीक है, क्या है, क्योरिंग एजेंट है, क्योर करने वाला एजेंट है हमारा सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, तो सोडियम नाइट्राइट क्या हो गया आपका, क्योरिंग एजेंट हो गया। तो सोडियम नाइट्राइट इज अ मल्टी फंक्शनल फूड एडिटिव्स। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट क्या है आपका, मल्टी फंक्शनल फूड एडिटिव्स है, ये आप नोट करते जाओ। ठीक है, ये मल्टी फंक्शनल फूड एडिटिव्स है ये। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड फ्लेवर एसोसिएटेड विद कर्ड मीट। ठीक है, क्योर्ड मीट, सॉरी, जो क्योर्ड मीट है उसको, जो मीट को ये उसके कलर और फ्लेवर से एसोसिएट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड एट सेम टाइम प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रोथ एंड टॉक्सिक फॉर्मेशन ऑफ सी बोटुलिनियम। ठीक है, बोटुलिनियम। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका, जो सी बोटुलिनियम जो आपका माइक्रोब्स है वो आपके मीट में आ जाता है। ठीक है, और मीट को ख़राब कर देता है, तो ये उसको उस ख़राब होने से बचाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, सोडियम नाइट्राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सोडियम बेंजोइड, कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट क्या है, एक्चुअली सही से साफ़ नहीं आ रही है। कैल्शियम सिलिकेट में है आपका, कैल्शियम सिलिकेट आपका क्या है, ये आपका एक एंटी केकिंग एजेंट है। एंटी केकिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा सोडियम सिलिकेट क्या है, एक एंटी केकिंग एजेंट है। और फूड प्रिपेयरिंग, जैसे कि हम सॉल्ट हो गया, हमारा नमक हो गया और आटा हो गया, ये जो पाउडर फॉर्म में जो फूड आइटम आते हैं, इनमें हम अगर सोडियम सिलिकेट को डालेंगे तो इसमें जो लम्प्स बन जाते हैं, जो वो एक तरीके से एक गुच्छा ऐसा ग्रुप बन जाता है, वो एक दूसरे से चिपक करके ग्रुप बना लेते हैं, लम्प्स बना लेते हैं, तो वो उसको लम्प्स को बनने से रोकेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नमक को बहुत टाइम तक रखे रहो तो नमक में क्या हो जाता है, कुछ दाने दाने से दिखाई देने लगते हैं, वो बड़े बड़े से। ठीक है, तो वो क्या है, वो लम्प्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कैल्शियम सिलिकेट जो है वो उसको लम्प्स बनाने से रोकता है, यानी कि क्या है, एंटी केकिंग एजेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका जेलेटिन। ठीक है, जेलेटिन तो तुम्हें पता ही है, जो जेल फॉर्म करने का काम करता है। ठीक है, तो थिकनेस बढ़ाता है, गाढ़ापन बनाता है, जेल फॉर्म में लेके आता है। तो जेलेटिन का काम क्या है, गाढ़ापन बनाता है। जो हमने उसमें भी देखा था जेलेटिनाइजेशन, जब हम स्टार्च की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था जेलेटिनाइजेशन की प्रोसेस हमारे स्टार्च में पाई जाती है। ठीक है, तो जेलेटिन क्या करेगा आपका, जेलेटिन आपका जेल फॉर्म में लाने का काम करता है। ठीक है, तो वो जेलेटिनाइजेशन हो गया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका थिकनिंग। ठीक है, तो समझ में आया इतना। तो इसके बाद नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या है, ये आपका प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, बेंजोइक एसिड क्या है, ये आपका प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव है, और प्रिजर्वेटिव किस में करता है, ये जो एंटी माइक्रोबियल हो गया। ठीक है, प्रिजर्वेटिव मतलब एंटी माइक्रोबियल, जो माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने देता आपके खाने की चीज़ में, ताकि वो ख़राब ना हो, तो उसे एंटी माइक्रोबियल यानी कि प्रिजर्वेटिव्स आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, ये बेवरेजेस में
यानी कि कार्बोनेट बेवरेजेस जो होती हैं, पेप्सी, कोका कोला, इन सब में हम इसको यूज़ कर सकते हैं बेंजोइक एसिड को। ठीक है, तो ये आपके पास 4 हो गए, जिसमें से सबसे पहला जो आपका है सोडियम नाइट्राइट, इसका आंसर क्या है? सोडियम नाइट्राइट का आंसर आएगा आपका क्योरिंग एजेंट, क्योंकि क्योरिंग एजेंट है। कैल्शियम सिलिकेट आएगा आपका एंटी केकिंग एजेंट। ठीक है, और जो जेलेटिनाइजेशन है वो आपका आएगा पीछे वाला, जो आपका जेल फॉर्म में ले रहा था यानी कि थिकनिंग दे रहा था वो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो था आपका थिकनिंग आएगा। ठीक है, और जो आपका बेंजोइक एसिड है ये आपका प्रिजर्वेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये चारों आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है पोस्ट वॉशिंग स्टेप्स इन लॉन्ड्री। ठीक है, जो लॉन्ड्री है आपकी उसमें पोस्ट वॉशिंग स्टेप। ठीक है, पोस्ट वॉशिंग स्टेप का मतलब क्या है? जब आपने कपड़े धो चुके हो आप, उसके बाद आप क्या क्या स्टेप करते हो फॉलो। ठीक है, तो इसका स्क्रबिंग है, स्क्रबिंग घिसना। ठीक है, राइजिंग आपका खंगालना, वाइटनिंग, स्टिफनिंग और नीडिंग। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे धोने के बाद हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। धोने के बाद हमारे सिंपल से स्टेप्स हैं। एक तो हम स्क्रबिंग तो नहीं करेंगे क्योंकि घिसने का काम तो हम धोने से पहले करते हैं। ठीक है, कपड़े जब हमारे धुल रहे होते हैं तब हम घिसते हैं कपड़ों को। ठीक है, और दूसरा हम जो दूसरा वाला ऑप्शन है यानी कि मसलना, निडिंग हमारा मसलना, तो ये हमारे प्री वॉशिंग स्टेप्स में आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब धो रहे होते हैं या ड्यूरिंग वॉशिंग भी कह सकते हो, प्री वॉशिंग स्टेप्स में आते हैं ये। ठीक है, जब हम कपड़े धो रहे होते हैं तो हम स्क्रबिंग और जो आपका निडिंग है ये तब आएगा। बाकी बचे हुए जो 3 है यानी कि राइजिंग और आपका स्टिफनिंग और वाइटनिंग। ठीक है, ये हम पहले पोस्ट वॉशिंग स्टेप्स में हम इनको यूज़ करते हैं, जिसमें से सबसे पहला राइजिंग में क्या है? आप उसको खंगालते हो कपड़े को। ठीक है, धो दिया उसके बाद आप खंगाल के उसे निकालोगे। ठीक है, उसके बाद वाइटनिंग क्या है? वाइटनिंग में आपने नील वगैरह जो हम लगाते हैं कपड़ों को और वाइट दिखाने के लिए। ठीक है, उसकी वाइटनेस को बढ़ाने के लिए हम नील वगैरह लगाते हैं। और स्टिफनिंग में हम जो रिवाइव हो गया, कलफ हो गया, कॉटन में जो लगाते हैं वो स्टिफनिंग के लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये 3 हम बाद में करते हैं, धोने के बाद होते हैं। ये खंगालने का काम कपड़े धोने के बाद होगा, निचोड़ने का काम जिसे हम बोल सकते हो। ठीक है, वो धोने उसके बाद होगा। उसके अलावा वाइटनिंग हम नील जो लगाते हैं वो कपड़े धोने के बाद लगाते हैं। और उसके अलावा स्टिफनिंग अगर हम कर रहे हैं तो वो भी हम कपड़े जब हमारे धुल जाते हैं उसके बाद हम रिवाइव या फिर जो आपको कलफ जिसे हम बोलते हैं वो लगाते हैं। ठीक है, तो इसके 3 आंसर हैं, खंगालना, वाइटनिंग और स्टिफनिंग। ठीक है, ये इसके 3 आंसर है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, गिव बिलो द 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज अ रीज़न। ठीक है, एक तो असर्शन है हमारा और एक क्या है? रीज़न है। तो हमें देखना है कि असर्शन और रीज़न ठीक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है आपका देखोगे डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ वेरिएबिलिटी इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव वर्क। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप क्या रखो? फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो, तो उससे क्या होगा? आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है कैन बी यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, इससे आपको वेरिएबिलिटी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वर्क में हेल्प मिलती है। ठीक है, मतलब वेराइटीज़ आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, तो इसमें आपकी वेराइटीज़ और वेरिएबिलिटी में हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर इसका जो रीज़न है वेराइटी ऑफ सोशल कॉग्निटिव एंड फिजिकल फीचर। ठीक है, वेराइटी ऑफ सोशल कॉग्निटिव एंड फिजिकल फीचर इन डिफरेंट डोमेन्स कैन बी ऑब्जर्व इन डिफरेंट इंडिविजुअल एंड सेम इंडिविजुअल ओवर टाइम। ठीक है, अगर आपको पता है कि जो भी इंडिविजुअल है उनमें सोशल, जो भी व्यक्ति है उसमें सोशल, कॉग्निटिव और फिजिकल की वैरायटीज़ आपको दिखाई देंगी। सब अलग अलग होते हैं, दिमाग के रूप से, सोशल रूप से और फिजिकल रूप से। और कभी कभार जो व्यक्ति है वो अलग अलग समय में भी, एक ही सेम व्यक्ति अलग अलग समय में भी वो चेंज हो जाता है आपके सोशल, कॉग्निटिव और फिजिकल एस्पेक्ट्स में। ठीक है, ये कह रहा है, तो आपको ये सही बात है, दोनों ही ट्रू हैं कि एक तो आपको अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे तो आपको डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज टू टेक एडवांटेज, आपको एडवांटेज मिलेगी क्योंकि आपको प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में वेरिएबिलिटीज़ मिलेंगी, वेराइटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो ये ठीक है, ये ट्रू है। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे कि हाँ भाई हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के लोग रखेंगे, अगर आपको अच्छे तरीके के फ्लेक्सिबल वर्क करने में आपको लोगों को छूट देंगे तो उससे क्या होगा? आपकी जो वेरिएबिलिटी है वो मिलेगी, वेराइटी मिलेगी। ठीक है, और वेराइटी क्योंकि हर व्यक्ति में क्या है? सोशल, कॉग्निटिव और फिजिकल वेराइटीज़ आपको देखने को मिलती है अलग
अलग व्यक्ति में, और कभी कभार एक ही व्यक्ति में अलग अलग समय में भी उनके अंदर ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही ट्रू हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए और आर जो है दोनों ही ट्रू हैं, जो ए है वो आपका आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये इसके बाद है अब आपका थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखो तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपका क्लस्टर सैम्पलिंग आएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में, और मल्टीफेज सैम्पलिंग आएगा और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आएगा। ठीक है, चार होते हैं ना हमारे पास, क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है, मल्टीफेज सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये किसके हैं, ये क्लस्टर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम वो हैं। बाकी ये जो दो हैं हमारे स्नोबॉल सैम्पलिंग और आपका जो क्वार्टर सैम्पलिंग है, ये हमारे दोनों किसके हैं, ये आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ए, सी और डी। ए, सी और डी, यानी कि ए वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, ए, सी और डी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है प्याजे की थ्योरी का इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। तो इसमें आप देखो सेंसरी मोटर है, सेंसरी मोटर में आपका कौन सा है जिसमें हम सेंसेस और मोटर से सीखते हैं, यानी कि तो हाँ, एक्सप्लोर थ्रू सेंस ऑर्गन। ठीक है, हम सेंस ऑर्गन से सीखते हैं। ये प्याजे वाली थ्योरी आपने देखा है, जीन प्याजे की जो थ्योरी है उसके ये स्टेप्स हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन, चारों स्टेप्स इन्होंने दे रखे हैं, उसके 4 ही स्टेप्स हैं। तो उन्हीं स्टेप्स को इन्होंने पूछा है कि इसको हमें मैच करना है इनके फ्रंट के उससे। ठीक है, सेंसरी मोटर क्या है, एक्सप्लोरेशन थ्रू सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन के थ्रू आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, दूसरा प्री ऑपरेशनल में क्या है, प्री ऑपरेशनल में है आपका, इसमें हम सिम्बॉलिक फंक्शंस होता है हमारे प्री ऑपरेशनल, जो हमारी कब से होती है, सेंसरी मोटर हमारी 2 साल तक होती है, 2 से 6 साल तक हमारी क्या होगी, 2 से 6 साल तक हमारी होती है प्री ऑपरेशनल, जिसमें हमारा क्या है, इसमें हम सिंबॉलिक फंक्शंस बोलते हैं। 6 साल से ऊपर आपकी कॉन्क्रीट होती है, फिर 14 साल से ऊपर आपकी फॉर्मल ऑपरेशन होती है। ठीक है, तो 6 साल से आपकी जो 6 साल के बाद कौन सी आएगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशन आएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आप एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक लगाना शुरू कर देते हो। ठीक है, और आपका फॉर्मल ऑपरेशन में क्या है, आपकी हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग हो जाती है। आपको पता है दिमाग में क्या है, बहुत सी चीज़ें बच्चे कई तरह के समाधान आपके ब्रेन में ही कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि उनका क्या जाता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग आपको, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका डी है, ये आपका एक्सप्लोर थ्रू सेंस ऑर्गन ये ए है, ये आपका प्री ऑपरेशनल वाला ये आपका बी है, और सिंबॉलिक नहीं सॉरी कॉन्क्रीट वाला है ये, ठीक है, सी। ठीक है, और ये आपका है बी, हाँ, प्री ऑपरेशनल मतलब सिंबॉलिक वाला ये बी है। ठीक है, तो बी, सी, डी, ए ये आपका सीरीज आएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है, फिर है आपका, अ टीचर इज सेड टू फॉलो द वाइगोत्स्कियन प्रिंसिपल। ये भी असर्शन और रीजन वाला है। अ टीचर इज सेड टू फॉलो द वाइगोत्स्कियन प्रिंसिपल इन सेटिंग अप अ प्रिटेंड ग्रोसरी स्टोर एंड अलाउइंग द टीचर टू टेक वन डिफरेंट रोल सच एज अ कैशियर, कस्टमर एंड स्टोर मैनेजर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, टीचर ने क्या किया है, अब बच्चों को कहाँ लेके गई, एक स्टोर में लेके गई, जो दुकान होती है उनमें लेके गई, ग्रॉसरी स्टोर में लेके गई, जहाँ पे आपका ग्रॉसरी का सामान मिलता है, उस शॉप में ले जा करके उन्होंने क्या किया, टीचर ने ग्रॉसरी शॉप में ले जाकर के टीचर ने बोला कि जो बच्चे हैं वो वहाँ के ग्रॉसरी के जो वर्कर होते हैं उनका रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अ चाइल्ड इज अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग एबिलिटीज आर गाइडेड एंड मीडिएटेड बाय द सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस जो क्यों चलाई गई, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग एबिलिटी। चाइल्ड की जो कॉग्निटिव और डेवलपमेंट और लर्निंग एबिलिटी है वो उसके मीडिएटेड प्रोसेस से क्या होती है, सोशल मीडिएटेड, सोसाइटी के थ्रू और इंटरेक्शन के थ्रू उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये बोल रहा है। ठीक है, जितनी अच्छी सोसाइटी होगी, जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा, बच्चे का दिमाग उतना ही अच्छा तेज़ी से वो चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही ट्रू हैं। ठीक है, दोनों ही ट्रू हैं और ये इसका सही रीज़न है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही है। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मुंडल्स चेंज इन प्रोडक्ट इज। ठीक है, तो मुंडल ने हमारे क्लासेस ऑफ चेंज दी थी, जिसमें आपने देखा होगा 5 क्लासेस ऑफ चेंज दिया था मुंडल ने हमें। ठीक है, ये हमारा वर्क सिंप्लीफिकेशन में है। ठीक है, वर्क सिंप्लीफिकेशन में है ये, मुंडल ने हमें 5 क्लासेस ऑफ चेंज दिया था, ये वर्क सिंप्लीफिकेशन में हमने पढ़ा था। ठीक है,
क्लासेस ऑफ चेंज, ठीक है। क्लासेस ऑफ चेंज था जिसमें उन्होंने क्या बोला था, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हाईएस्ट क्लास ऑफ चेंज, ठीक है। हाईएस्ट क्लास ऑफ चेंज इसका आंसर है, ठीक है। तो ये मुंडल के 5 क्लासेस ऑफ चेंज है, फार्म का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेसेस, किसने दिया था ये स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस, रिटोरिक मॉडल है, इसे रिटोरिक मॉडल भी बोलते हैं। और ये हमारे किसने दिया था, अरिस्टोटल ने, यानी कि अरस्तु ने ये मॉडल दिया था, ठीक है। इसको रिटोरिक मॉडल भी बोलते हैं, कभी कभार एग्जाम में ये रिटोरिक मॉडल के नाम से भी आता है कि रिटोरिक मॉडल किसने दिया था, ठीक है। फिर 10th क्वेश्चन है आपका वीडियो स्लाइड चार्ट, ये भी मुझे लगता है मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन में से एक है जो हर साल आ जाता है। वैसे तो इजी क्वेश्चन का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसे वो सभी को आता है, हमें हमेशा फ़ायदा क्या होता है, टफ क्वेश्चन का होता है जो सिर्फ हमें आता हो, लोगों को ना आता हो, ठीक है। तो इसमें है वीडियो है आपका, वीडियो आपका कौन होगा, वीडियो है आपका नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स, नहीं प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स, ये हमारा क्या कहलाएगा, वीडियो कहलाएगा, ठीक है। प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स ये हमारा क्या कहलाएगा, वीडियो कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है स्लाइड, दूसरा है आपका स्लाइड, ठीक है। प्रोजेक्टिव ऑडियो विजुअल एड्स ये हमारा हो गया 1, ठीक है। ये हमारा हो गया ए, ठीक है, ये हो गया ए। फिर है स्लाइड्स, स्लाइड्स क्या होती है हमारी, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स, ठीक है। ये क्या होंगी हमारी, सिर्फ प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स होंगी, ठीक है। स्लाइड्स ये होती है ना, सिर्फ दिखाई देती है, हम सुन नहीं सकते और प्रोजेक्शन के थ्रू चलती हैं। चार्ट है हमारा नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, ठीक है। चार्ट हमारा क्या होगा, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड है, क्योंकि विजुअल एड तो है पर उसको कोई भी प्रोजेक्शन उसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। टेप रिकॉर्डर हमारा है ऑडियो एड, सिर्फ उसमें क्या आती है, आवाज़ आती है, ठीक है। समझ में आ गया, तो टेप रिकॉर्डर है हमारा ऑडियो एड्स, ठीक है। तो ये आपके 10th क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन है व्हेन कम्युनिकेशन इनहेंस द इंटरेक्शन ऑफ लर्नर, जब कम्युनिकेटर जो है आपका वो क्या करता है, आपके लर्निंग को बढ़ाता है, कम्युनिकेटर जो है इनहेंस द इंटरेक्शन ऑफ लर्नर। बस इसी वाले थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि इसमें थोड़ा साफ नहीं आया है, पर बाकी के आगे के सारे क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी हद तक साफ हैं, ठीक है। तो ये है व्हेन कम्युनिकेशन इनहेंस द इंटरेक्शन, आपका जो कम्युनिकेशन है वो इंटरेक्शन को कब बढ़ाता है, जो आपके इंटरेक्शन को बढ़ाता है, तो उसको वो किस में आएगा, वो आएगा आपका साइकोलॉजिकल में, ठीक है। क्योंकि इंटरेक्शन किसके थ्रू कर रहे हो आप, अपने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के थ्रू कर रहे हो लोगों के साथ इंटरेक्ट, ठीक है। तो वो किस में आएगा, आपका साइकोलॉजिकल में आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अटपटा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन पहले आया भी नहीं है ये, तो फिर भी कुछ क्वेश्चन इन्होंने अटपटे दे रखे हैं। तो इसमें एयर टेम्परेचर पूछा है, इन्होंने क्या पूछा है, एयर टेम्परेचर, ठीक है, इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो एयर टेम्परेचर हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, 15.6 से लेकर के 20.0 तक का हमारा क्या होगा, एयर टेम्परेचर होता है, ठीक है। वैसे ये कितना होता है, अगर इसे पूरा एग्जैक्ट देखूँ तो ये है हमारा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एयर टेम्परेचर, और 68 से लेकर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 68 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट का एयर टेम्परेचर होता है। तो आप लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, क्योंकि इन्होंने तो 15.6 से 20 दे रखा है, पर आपका ये वाला जो रेंज है गूगल पे, ये जो रेंज है वो 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है उन्होंने, और 68 to 77 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है, सॉरी फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट दे रखी है। तो ये आपका एयर टेम्परेचर है, ठीक है, नॉर्मल एयर टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ एयर मूवमेंट इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड में देखना है कि हमारा जो एयर है उसका मूवमेंट कितना होता है, तो वो है आपका 0.15, ठीक है। कितना है, 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में 0.15 मीटर जो है एयर जो है वो मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। फिर है रेडिएंट टेम्परेचर, रेडिएंट टेम्परेचर है हमारा 16.7 से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। रेडिएंट टेम्परेचर कौन सा वाला है, 16.7 से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा रेडिएंट टेम्परेचर है, ठीक है। और गूगल में ये 18 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। गूगल में कितना है, 18 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर इसके बाद एयर ह्यूमिडिटी है, एयर ह्यूमिडिटी आपकी है 70, ठीक है। एयर ह्यूमिडिटी कितनी है, 70, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो खैर हमने जब हम टेक्सटाइल पढ़ते हैं तब वहाँ भी पढ़ रखा है कि एयर ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 65 के आसपास होती है, ठीक है। क्योंकि फाइबर में क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है आपका एयर इंटरेक्शन, आप देखो सबसे पहले एयर टेम्परेचर आपका कितना हो गया,
एयर टेम्परेचर हो गया आपका 15.6 से लेकर के 20, ठीक है। फिर आपका रेट ऑफ एयर मूवमेंट इन मीटर पर सेकंड आपका 0.15, ठीक है। इसके अलावा रेडिएंट टेम्परेचर हो गया आपका 16 to 17, ठीक है। और एयर ह्यूमिडिटी एंड आर्द्रता हो गई आपकी 70, ठीक है। तो ये आपका इतनी हमारी जो एयर है उसमें इतनी ह्यूमिडिटी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुझे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला भी होता है, जिसने अब नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप देखो सबसे पहले क्या दे रहा है, वेट फॉर हाइट, ठीक है। वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट, ठीक है। हाइट के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है, वेट देखना है, ठीक है। और अगर वो कितना है, -3 से लेस है, ठीक है। -3 से लेस है तो एक तो ये सीवियर का केस आएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। -3 ये हम ये जो टॉपिक है ये आया आपका माल न्यूट्रिशन से, ठीक है, जिसमें हमने पीएम और आपका मरासमस वगैरह है ना, तो उसमें माल न्यूट्रिशन की कुछ रेंजेस हैं, तो उसमें से ये आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें आपका -3 SD, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो ये कह रहा है कि आपका वेट फॉर हाइट कितना है, -3 SD से है। तो WHO ने, अगर 3 साल से छोटा बच्चा है तो WHO ने क्या बोला है कि अगर किसी बच्चे का -3 SD से भी कम आपका क्या होगा, वेट फॉर हाइट होगा, तो एक तो वो सीवियर का केस हो गया क्योंकि -3 से नीचे है, -2 से नीचे होता तो मॉडरेट का केस होता। तो आपका क्या आएगा इसमें, आपका सीवियर, अगर वेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वेट की बात कर रहे हैं तो वेट में क्या, वेट की बात कर रहे हैं हम, तो वेट में क्या आएगा आपका, वेट फॉर हाइट आया है ना, तो वेट फॉर हाइट में आपका वॉस्टिंग आएगा, ठीक है। जब हम वेट की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, वॉस्टिंग, ठीक है। वॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, मसल्स आपकी सारी बॉडी ने यूज़ कर लिया है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत कम न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ना तो प्रोटीन है ना ही कार्बोहाइड्रेट है, तो उसे क्या बोलते हैं, वॉस्टिंग बोलते हैं, बिल्कुल दुबला पतला इंसान, ठीक है। तो ये क्या, ये किस में आएगा, ये आपका सीवियर वॉस्टिंग में आएगा, ठीक है, सीवियर वॉस्टिंग में ये वाला, ठीक है। तो ये आपका सीवियर वॉस्टिंग में ए आंसर है इसका, ठीक है। तो आपका ये क्या बोला इसने बोला कि हाइट फॉर वेट फॉर हाइट है आपकी 3 SD से नीचे है 3 साल के बच्चे की, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सीवियर वॉस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है आपका हाइट फॉर एज। अगर हाइट एज के हिसाब से हाइट, ठीक है, एज के हिसाब से हाइट जो है वो आपकी, एज के हिसाब से हाइट, बी वाला, एज के हिसाब से अगर हम देखें, एज के हिसाब से हाइट है, तो हाइट को हम किससे दिखाते हैं, स्टंटिंग से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, स्टंटिंग से, ठीक है। हाइट को हम दिखाएंगे स्टंटिंग से। तो हाइट फॉर एज, एज के हिसाब से हाइट अगर आपका -2D से कम है, ठीक है, -2D से कम है, तो एक तो ये मॉडरेट का केस आ गया, ठीक है। तो हम किससे दिखाते हैं, स्टंटिंग से दिखाते हैं। इसको आप मॉडरेट स्टंटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका 3 साल से कम उम्र का बच्चा है, जिसकी जो आपकी 3 साल से कम उम्र का बच्चा है, जिसकी जो हाइट है, हाइट फॉर एज है वो -2 SD से कम है, ठीक है, -2 SD से लेस है, तो वो क्या कहलाएगा, वो स्टंटिंग कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, स्टंटिंग कहलाएगा। ये ए पोर्शन में आएगा, ठीक है। इसका आपका सेकंड हो गया बी, ये हो गया आपका बी, ठीक है, और ये हो गया था आपका ए, ठीक है। इसके बाद है आपका थर्ड वाला है वॉस्टिंग ऑफ एज, वेट फॉर एज, ठीक है। एज से अगर हम वेट देखेंगे तो वो अंडर वेट में आएगा, ठीक है। अगर 2 SD से कम है तो वो किस में आएगा, वो आपका अंडर वेट में आएगा, ठीक है। अगर आपका जो वेट है वो आपका 2 SD से कम है तो आप किस में आओगे, अंडर वेट में आओगे, ठीक है। और दूसरा लास्ट है आपका, अगर वेट हमारा, वेट फॉर हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम वेट देख रहे हैं, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट देख रहे हैं हम, तो पहले हमने ये पहला वाला भी देखा था सीवियर वॉस्टिंग, तो ये उसी का है। अगर आपका -3 SD से कम होगा आपका वेट जो है हाइट के अकॉर्डिंग, तो आप किस में आओगे, सीवियर में आओगे। लेकिन यहाँ -2 SD है, आपका वेट फॉर हाइट मतलब जितनी आपकी लंबाई है उसके हिसाब से जो हाइट है वो आपका -2 SD से नीचे आ रहा है, ठीक है। -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से उसकी रेंज जो है नीचे आ रही है, तो आप किस में आओगे, मॉडरेट वॉस्टिंग में आओगे, ठीक है। इसकी सारी रेंजेस हैं। इसमें जो आप देखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है ये नॉर्मल रेंज है, आप नॉर्मल रेंज से भी नीचे आ रहे हो, ठीक है। जब कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो नॉर्मल रेंज से भी नीचे आ रहे हैं, और ये 0 को आप नॉर्मल मान लो, अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो +1, अगर ओबेसिटी का केस होता है तो आप ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है।
लेकिन अंडर वेट का केस आ रहा है तो आप नीचे की तरफ आ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका -SD कहलाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो मतलब आपकी जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड से कितना डेविएट हो रही है, यानी कि आप -2 -3 की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप जो है नीचे की तरफ जा रहे हो और आपका बच्चा या तो स्टंटिंग का शिकार होगा इसमें और या फिर अंडर वेट का शिकार हो सकता है, ठीक है। तो ये उसका अच्छा क्वेश्चन है ये माल न्यूट्रिशन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइवेलेंट इवोल्यूशन रिएक्शंस आर, ठीक है, द्विसंयोजक मूल्यांकन परक प्रतिक्रिया है, ठीक है। बाइवेलेंट की बात कर रहा है ये। बाइवेलेंट रिएक्शंस इवोल्यूटिव रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिसमें हम इवोल्यूट कर रहे हैं दोनों चीज़ों को। तो इसका जो आंसर है वो, इसका आंसर है, मुझे नहीं पता किस चैप्टर से आया है ये, पर इसका आंसर क्या है, मिक्सचर ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड अनसेटिस्फैक्ट्री रिएक्शन। मतलब जब आप सेटिस्फैक्ट्री रिएक्शन और अनसेटिस्फैक्ट्री रिएक्शन का मिक्सचर देते हो तो वो किस में आएगा, बाइवेलेंट में आता है, ठीक है। फिर है द डायगोनल जॉइंट्स ऑफ 2 एजेस एट कॉर्नर इज कॉल्ड, ठीक है। जो आपके 2 एजेस का जो जॉइंट्स होता है, 2 एजेस का जॉइंट्स मतलब जब आप फर्नीचर बना रहे हो तो उसके जो 2 एजेस के जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों को जब आपस में जोड़ोगे आप, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका मिट्रिंग कहलाता है, ठीक है। मिट्रिंग फर्नीचर्स बनाते समय आपने देखा होगा चेयर्स वगैरह में जॉइंट देखने को मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आप मिट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। जिसमें ये और ये, ठीक है, ये इस तरीके का यहाँ से जो जॉइंट्स हुआ है, ठीक है, इसको और इसको जब हम ऐसे जॉइंट कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कौन सा जॉइंट कहलाएगा, मेट्रिक जॉइंट्स कहलाएगा, ठीक है। फिर 16 है, 16 वाला है द क्वेश्चन है फॉर्मेट वेयर द क्वेश्चंस आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट विच ऑल द क्वेश्चंस बीइंग एट वन लेवल इज कॉल्ड। ये मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है क्वेश्चन, पर इसका जो आंसर है वो आपका बॉक्स फॉर्मेट है, ठीक है। पर ये मुझे समझ में नहीं आया, मैंने काफ़ी ढूंढा पर इसका आंसर मुझे सही से सेटिस्फैक्ट्री मिला नहीं, ठीक है। तो द क्वेश्चनेयर फॉर्मेट, आपको क्वेश्चनेयर का फॉर्मेट बनाना है, बताना है वेयर द क्वेश्चंस आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जहाँ क्वेश्चन जो है पूरे थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो, एक समान हो, ठीक है, विद ऑल द क्वेश्चंस बीइंग एट वन लेवल, ठीक है, विद ऑल द क्वेश्चंस बीइंग एट वन लेवल, और सभी क्वेश्चन का एक ही लेवल हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, बॉक्स फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका during adolescence the format of small groups with about 5 to 7 मेंबर्स है वो, ठीक है। मतलब कि आपका जो जब आप एडोलसेंस होते हो तो उस समय आपका एक छोटा ग्रुप होता है जिसमें आप 5 से 7 लोगों के मेंबर्स होते हैं आपके, हु आर आइदर क्लोज और गुड फ्रेंड्स आर कॉल्ड। वो जो सब हैं आपके फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं आपके, ठीक है, और आपको पसंद नहीं होता कि कोई और व्यक्ति जो है आपके ग्रुप में आपके साथ इन्वॉल्व हो, तो सिर्फ आपको क्या पसंद होता है कि वही लोग आपके साथ रहें, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम उसको क्लिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, गुट भी बोलते हैं, इसे क्लिक्स बोलते हैं, ठीक है। जब हम ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप हमारे साथ हो, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर लोग ही हमारे साथ हो, 3 से 5, 5 से 7 लोग हो सकते हैं, ये सिर्फ आपको उनकी कंपनी ये पसंद हो, वो आप चाहते हो कि वही आपके ग्रुप में हो, उसके अलावा कोई और आपके ग्रुप में इन्वॉल्व ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्लिक्स बोलते हैं, ठीक है। उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, क्लिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है इन परफॉर्मेंस विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क अ चाइल्ड विद अ फाइन मोटर इम्पेयरमेंट, ठीक है। एक कोई व्यक्ति बच्चा है जिसको कौन सी प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम है फाइन मोटर इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है। फाइन मोटर इम्पेयरमेंट का पता ही है, जो हमारे पास 2 तरह के मोटर डेवलपमेंट होते हैं, एक फाइन मोटर और एक होता है ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर में क्या आते हैं, फाइन मोटर में जो हमारी फिंगर्स हैं, ठीक है, जिसमें हम फिंगर्स 2 या 2 से ज़्यादा जो दो वो हमारे कोऑर्डिनेशन है, जो हमारी छोटी छोटी सूक्ष्म मसल्स हैं, ठीक है, उनका कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे आंखें हो गई, हमारी फिंगर्स हो गई, तो लिखते समय हम क्या करते हैं, हम अपनी आइज़ को यूज़ करते हैं और हम अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये फाइन मोटर में आएगा। ग्रॉस मोटर में क्या है, जब हम पूरी बॉडी को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि दौड़ना, भागना, क्रिकेट खेलना, उसमें हम पूरी बॉडी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे अगर किसी व्यक्ति में फाइन मोटर इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है, फाइन मोटर इम्पेयरमेंट की अगर किसी में प्रॉब्लम है, तो ये मोटर है, ठीक है, मोरो नहीं है, मोटर है, ये MOTOR, ठीक है, ये वाला वर्ड जो है, ठीक है। तो अगर किसी में फाइन मोटर इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम, आपको उस बच्चे को क्या क्या दिक्कत होगी। एक तो वो पिक्चर को ड्रॉ नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि पिक्चर ड्रॉ करने के लिए उसे अच्छे से पेन और पेंसिल को पकड़ना होगा, जो वो पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। फिर है एक बॉल को, उसके बाद दूसरा है आप
दूसरा है स्टेरिंग बीट्स, ठीक है, स्ट्रिंग्स बीट्स है ये, इसमें इसका मतलब ये है मोतियों को पिरोना, ठीक है, जो हम मोती की माला बनाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मोतियों की माला बनाते हैं तो उसमें उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि फाइन मोटर की प्रॉब्लम है ना, वो उसके जो फिंगर्स हैं उनको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा है, कोऑर्डिनेशन उसका आँखों का और फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेंसिल लेटर्स, ठीक है, लेटर को स्टेंसिल करने में प्रॉब्लम आएगी उसे, ठीक है। बाकी फाइन मोटर में वो बॉल को तो पकड़ सकता है, यानी कि क्योंकि बॉल बड़ी होती है पूरे हाथ से पकड़ लेगा वो उसे, और बुक्स को भी पूरा हाथ से कैरी कर सकता है, तो ये इसके आंसर नहीं होंगे। इसका आंसर क्या होगा, फाइन मोटर स्किल्स, और आपका जो फाइन मोटर स्किल्स में क्या आएगा, ड्राइंग आप पिक्चर आएगा, ठीक है, ड्राइंग पिक्चर ड्रॉ करने में उसे दिक्कत आएगी, ठीक है, और बीड्स को की माला बनाने में उसे दिक्कत आएगी, और नेक्स्ट है स्टेंसिल लेटर्स, ठीक है, लेटर के स्टेंसिल्स में उसको दिक्कत आएगी, ठीक है, इतनी प्रॉब्लम्स उसको देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द स्टेप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन प्रोसेस इन सीक्वेंस, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन मुझे ये वाला लगता है। इसमें क्या है, आपको रिसर्च के स्टेप्स बताने हैं, ठीक है, रिसर्च के स्टेप्स बताने हैं, जिसमें से आप देखो तो सबसे पहले आपका क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ एरिया, सबसे पहले आप एरिया को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ टॉपिक, फिर आप क्या करते हो, टॉपिक बनाते हो, ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर पे आएगा। फिर थर्ड नंबर पे क्या आएगा आपका, रिसर्च डिज़ाइन, थर्ड नंबर पे आप रिसर्च की डिज़ाइन बनाओगे, ठीक है, फिर आप थर्ड नंबर पे क्या बनाओगे, रिसर्च की डिज़ाइन बनाओगे, ये वाला, ये थर्ड वाला आपका आएगा रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आप क्या करोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे, कलेक्ट एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। फिफ्थ नंबर पे आप क्या करोगे, रिपोर्ट राइटिंग करोगे, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, सबसे लास्ट में होती है। ये रिसर्च के स्टेप्स हैं, रिसर्च वाले चैप्टर में हमने पढ़ भी लिया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका रिसर्च के स्टेप्स है। सबसे पहले नंबर पर आपका क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पर आएगा आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करोगे आप, सिलेक्शन ऑफ एरिया। दूसरे नंबर पर आएगा आप टॉपिक को फॉर्मुलेट करोगे सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आपका आएगा, आप रिसर्च डिज़ाइन बनाओगे। फोर्थ नंबर पे आपका आएगा कलेक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा, और फिफ्थ नंबर पे आप रिपोर्ट राइटिंग करोगे, ठीक है। तो इतने आपके स्टेप्स हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ फ्यू पॉजिटिव फैक्टर फॉर एसाइटिस इन लीवर डिजीज। एसाइटिस होती है हमारी जो लीवर डिजीज़ की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसमें आपको क्या है, इसमें क्या रीजंस हो सकते हैं कि लीवर डिजीज़ में एसाइटिस आपको देखने को मिले, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें सबसे प्रॉब्लम है हाइपोएल्ब्यूमिनिया के चलते हो सकती है वाली प्रॉब्लम, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो कम हो जाए बॉडी में। इसके अलावा रीनल रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड फ्लूइड, मतलब कि जो आपकी किडनी है वो सोडियम और फ्लूइड को बाहर ना निकाल पा रही हो, वो बॉडी में ही क्या होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, तो पॉइजनस हो जाएगा, ठीक है। और हाइपर एल्ब्यूमिनिया है हमारा, हाइपर एल्ब्यूमिनिया इसका नहीं है आंसर, इसका है पोर्टल हाइपरटेंशन। और जो आपका ऑब्वियसली सोडियम आपकी बॉडी में इकट्ठा होता जाएगा तो आपको हाई बीपी भी दे सकता है, वो पोर्टल हाइपरटेंशन, यानी कि आपकी नसों में हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हाइपो एल्ब्यूमिनिया, कि आपके अंदर अगर साइटिस वाली प्रॉब्लम है लीवर डिजीज़ में तो किसके कारण हो सकती है, तो हाइपो एल्ब्यूमिनिया के कारण हो सकती है, रीनल रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड फ्लूइड एंड पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण ये हो सकती है आपकी साइटिस वाली प्रॉब्लम, ठीक है। फिर है आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कलमकारी इन सीक्वेंस, ठीक है। अगर आपको कलमकारी वाली पेंटिंग करनी है तो इसमें आपको क्या करना होगा, स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाना होगा, ठीक है। तो कलमकारी आपको बताइए क्या होती है, ये आपकी एक एम्ब्रॉयडरी है कमलकारी, ठीक है, सॉरी एम्ब्रॉयडरी नहीं, पेंटिंग है, ठीक है, सरफेस पेंटिंग होती है। इसमें सब कुछ हम किससे बनाते हैं, कलम से बनाते हैं। कलम मतलब जो पेन होता था ना पहले ज़माने में, तो जो इंक में डिप करके हम जो पेन से लिखते थे वैसा ही पेन होता है, उस तरीके का एक कलम होता है लकड़ी का बना हुआ, उस कलम से ही हम क्या बनाते हैं, पूरी ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं कपड़े पे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कलमकारी, ठीक है, ठीक है। तो जो कलमकारी है ये हमारी कहाँ की पेंटिंग है, ये हमारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पेंटिंग है, ये ट्रेडिशनल पेंटिंग आप इसे बोल सकते हो, आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की, ठीक है। तो एपी की यानी कि आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना
कि ये पेंटिंग है, ठीक है, वहाँ की जाती है, मेन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इसके बाद है आपका, अब इसके ना हमें स्टेप्स बताने हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम कलमकारी को बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो भी फैब्रिक होता है, ठीक है, फैब्रिक को हम जो काऊ डंग होता है, गाय का गोबर, ठीक है, उसके साथ ब्लीच करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, काऊ डंग के साथ उसको ब्लीच करोगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा फैब्रिक इज इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ काऊ डंग, ठीक है। तो जो हमारा काऊ डंग का जो सॉल्यूशन है उसमें हम डालते हैं, क्योंकि वहाँ उससे क्या होता है, वो आपका ब्लीच हो जाता है कपड़ा, ठीक है। काऊ डंग, और इसमें हम क्या क्या लेते हैं, काऊ डंग लोगे आप, काऊ डंग मतलब वो जो होता है आपका गोबर, ठीक है, गाय का गोबर, ठीक है, प्लस वाटर प्लस मिल्क, ठीक है। इन चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसके अंदर कपड़े को हम अच्छे से डाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आप ये करोगे, ठीक है, कि आपका जो काऊ डंग है, आपका जो गोबर है, वाटर है और मिल्क है, इसको आपस में मिलाओगे, स्टर करोगे, घोल लोगे अच्छे से और उसके अंदर फैब्रिक को भी अच्छे से उसके साथ मिक्स कर लोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, फैब्रिक को निकालोगे और वॉश करोगे नॉर्मल वाटर में, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फैब्रिक को निकाला और वॉश किया आपने नॉर्मल वाटर पे, ठीक है। सबसे पहले आपने काऊ डंग में डाला और फिर आपने इसको क्या किया, फैब्रिक को निकाल करके उसे क्या किया, वॉश किया नॉर्मल वाटर में, ठीक है। उसके बाद आप माइराब्लम का ट्रीटमेंट दोगे, ठीक है। माइराब्लम ट्रीटमेंट है ये आपका है, इसका मतलब क्या होता है, सेकंड वाला, ठीक है। ये है आपका द क्लोथ इज ट्रीटेड विद द माइरोब्लम सॉल्यूशन, ठीक है। माइरोब्लम सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, अपने क्लोथ को ट्रीट करोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइरोब्लम का पाउडर होता है प्लस वाटर मिला लेते हैं 20 ग्राम पर लीटर में, ठीक है। 1 लीटर पानी में आप 20 ग्राम माइरोब्लम का पाउडर जो है वो मिक्स करोगे सेकेंड वाली स्टेज में, और उसके अंदर क्या डाल दोगे, अपने कपड़े को पाउडर को मिक्स करोगे। फिर आप क्या करोगे, उसके बाद कलमकारी जो है वो स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो माइरोब्लम ट्रीटमेंट है, इसमें माइरोब्लम को के पाउडर प्लस वाटर को 20 ग्राम पर लीटर में हम ऐड करते हैं। द क्लोथ इज ट्रीटेड इन माइरोब्लम सॉल्यूशन, ठीक है। माइरोब्लम सॉल्यूशन से हम क्लोथ को ट्रीट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है, फिर ये सबसे पहला आपका काऊ डंग में आपने डाला, फिर उसको आपने माइरोब्लन से ट्रीट किया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका, इसमें थर्ड ऑप्शन है जो हमारा आयरन एसीटेट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको हम फिल करेंगे सॉलिड स्पेस और आउटलाइन की तरह, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये है, ठीक है। एसीटेट सॉल्यूशन को आप फिल करोगे सॉलिड स्पेस और एज आउटलाइन की तरह, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, कलमकारी ब्लैक लिक्विड इज़ यूज फॉर द आउटलाइन मोड्रेंट, ठीक है। मोड्रेंट की तरह आउटलाइन को आप इसे यूज़ करोगे अलम लिक्विड से, ठीक है। अलम लिक्विड कौन सा होता है, जो आपका आयरन एसीटेट सॉल्यूशन है, इसको अलम लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आप इसके बाद हो गया आपका, फिर है कलर को फिल करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है, आपके जो अलम लिक्विड मॉडर्न जो है, ठीक है, ताकि आपका जो कपड़ा है उसमें कलर अच्छे से चढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके बाद आपका होता है, फिर आप उसे रनिंग वाटर में फिर से वॉश कर दोगे, ये वाली स्टेज के बाद, ठीक है। ये वाली स्टेज थर्ड नंबर पे हुई। फिर आप इसको दोबारा से रनिंग वाटर में वॉश कर दोगे। रनिंग वाटर में वॉश करोगे आप, जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें, फिर कलर डेवलपमेंट वाला प्रोसेस करोगे, ठीक है। कलर डेवलपमेंट वाला प्रोसेस जिसमें बॉइलिंग द फैब्रिक बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द हीट विद द इंग्रेडिएंट एलिजराइन एंड डाई सोर्स, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसको बॉइलिंग द फैब्रिक को बॉईल करोगे बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द हीट को धीरे धीरे बढ़ा करके विद द इंग्रेडिएंट एलिजराइन एंड डाई सोर्सेज, ठीक है। किसके थ्रू, इंग्रेडिएंट एलिजाइंस एंड डाई सोर्सेज के थ्रू आप उसको गर्म करोगे, ठीक है। ये इसी में है मॉडरेटिंग बाय अप्लाइंग अलम सॉल्यूशन, ठीक है। अलम सॉल्यूशन में आप मॉडरेट को यूज़ करोगे ताकि आपकी जो कपड़ा है उसमें अच्छे से कलर चढ़े, ठीक है। ये फोर्थ ऑप्शन है। इसके बाद आपने फिर से क्या करना है, वॉशिंग 3 टाइम्स इन नॉर्मल वाटर। उसके बाद फिर से आप नॉर्मल वाटर में 3 बार उसको कपड़े को धोओगे, लगभग 3 बार आप कपड़े को धोओगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना। फिर है फिक्सेशन फैब्रिक इज डिप्ड एंड स्टर्ड इन द अलम वाटर। जो आपका कपड़ा है उसको आप क्या करो, फिक्सेशन स्टेप है, फिर आप कपड़े को किसमें डालोगे, अलम वाटर में डाल दोगे और फिर कपड़े को अच्छे से साफ कर दोगे, ठीक है। इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा है, जो है हमारा
ऑल द पोर्शन दैट आर नॉट टू बी ब्लर्ड, ठीक है, जो भी पोर्शन में आपको नहीं चाहिए कि कलर चढ़े तो उस पोर्शन में आप क्या लगा दोगे, उस पोर्शन में आपने क्या लगाना है, आपने वैक्स लगा देना है, ताकि उस पोर्शन में, जैसे हम बाटिक में करते हैं, उस पोर्शन में कलर नहीं चढ़ेगा। और फिर जो आपने क्या करोगे, उसे फिर बॉइलिंग वाटर में उस क्लोथ को निकाल दोगे तो वैक्स जो है अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है, डिज़ाइन बन के आ जाएगा। ये आपका कलमकारी का एग्जाम स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा, सबसे पहले है इसका, आपको फैब्रिक को काउडंग में डालना है, अपने जो कपड़ा है उसको काउडंग में डालोगे, ठीक है। दूसरे स्टेप्स में आपका इधर वाला स्टेप है, ये दूसरे में क्या आएगा आपका, दूसरे में आएगा आपका ये वाला, द क्लोथ इज ट्रीटेड विद माइरोब्लम सॉल्यूशन, क्लोथ को किससे ट्रीट करना है, माइरोब्लम सॉल्यूशन से ट्रीट करना है। फिर थर्ड नंबर पे आपका आएगा द आयरन एसीटेट सॉल्यूशन फिल्ड इट फॉर द सॉलिड स्पेस ऑफ एज आउटलाइन, ठीक है। थर्ड नंबर पे ये आएगा, आपको आउटलाइन में क्या डालना है, आयरन एसीटेट सॉल्यूशन को फिलअप करना है। और फोर्थ नंबर पे आपको मॉडरेटिंग बाय अप्लाइंग अलम सॉल्यूशन को अप्लाई करके मॉडरेट की तरह यूज़ करना है। फिर फिफ्थ है आपका द ऑल द पोर्शन दैट आर नॉट टू बी ब्लर्ड कवर्ड विद द वैक्स, ठीक है, जो भी ब्लड नहीं करना उसे वैक्स से कवर्ड किया और बाद में क्या किया, उसको बॉइलिंग वाटर से वैक्स को निकाल दिया। ये आपका आएगा फिफ्थ स्टेप में, ठीक है। तो ये हमारा था कलमकारी का स्टेप, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी के बाद है इसके बाद ये आसान सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज डू नॉट लीड टू मैरिटल हैप्पीनेस। भाई मैरिटल हैप्पीनेस में कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो नहीं करनी चाहिए, आपको क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या काम होता है जिसमें आपका मैरिटल हैप्पीनेस जो है वो नहीं मिलेगी आपको, डू नॉट फॉलो टू मैरिटल हैप्पीनेस, ठीक है। मैरिटल हैप्पीनेस किन चीज़ों में फॉलो नहीं होती है, तो सबसे पहले रिमेक योर स्पाउसेस, ठीक है, अपने पति पत्नी का पुनर्रचित करना, रीमेक करना, ठीक है। आप कोशिश करो भाई दोबारा आपके हिसाब से वो अपने आप को मॉडिफाई कर ले, चेंज कर ले आपका पार्टनर, तो ये आपका है, ये आपके मैरिटल हैप्पीनेस में नहीं चलेगा। तो डू नॉट पूछ रहे हैं तो ये आपका ऑप्शन होगा इसका, ये आपके मैरिटल हैप्पीनेस में नहीं चलेगा। इसके बाद है एक्सरसाइज कोरेसिव पावर, ठीक है, कोरेसिव पावर आपका नहीं चलेगा। प्रपीड़क शक्ति का उपयोग, मतलब कि आपको ऐसी शक्ति का यूज़ करना, मारपीट इस तरीके की शक्ति का यूज़ करना, वो आपका मैरिटल में नहीं चलेगा। इंसिस्ट ऑन योर राइट, ठीक है, अपने राइट को का मिसयूज़ करना, अपने अधिकार पे बल देना, अपने राइट को ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको अपने राइट्स पे बहुत फोकस रहना, सामने वाले पे हक जताना और आपके जो भी राइट्स हैं उसको कंट्रोल करना, उससे कंट्रोल करना सामने वाले को, ठीक है। तो ये आपके हैप्पीनेस में नहीं होंगे भाई तीनों चीज़, यानी कि आपकी लाइफ में हैप्पी नहीं रहेगी आपकी मैरिटल लाइफ अगर ये तीनों चीज़ें उसमें दिखाई देंगी तो, ठीक है। और अगर आपको हैप्पी लाइफ चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए भाई, हैप्पी लाइफ चाहिए तो एक तो आपका ओपन कम्युनिकेशन आपका हैप्पी लाइफ में आएगा, ठीक है, रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए आदर भाव जो है वो आपका, ये सब ये दोनों किसके आएंगे, मैरिटल हैप्पीनेस में आएंगे, ठीक है। चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका स्टिचेस यूज्ड इन अ कसूती एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। कुछ ये वाले पेपर में कहीं कहीं थोड़ी सी दिक्कत है जहाँ क्लियर नहीं आया है, आगे वाले पेपर्स में ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टिचेस यूज्ड इन अ कसूती एम्ब्रॉयडरी, जो कसूती एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें क्या क्या स्टिचेस जो हैं आपने क्या क्या स्टिचेस हम यूज़ करते हैं। तो इसमें एक तो आप करते हो गावंती स्टिच, ठीक है, गवंती स्टिच, और दूसरा आप मुर्गी स्टिच यूज़ करते हो, और आप इसके बाद मेंथी स्टिच भी यूज़ करते हो, ठीक है, और साथ में नेगी स्टिच भी यूज़ करते हो जो इसमें नहीं दिया गया है। तो 4 स्टिच हम यूज़ करते हैं, गावंती, मुर्गी, नेगी और मंथी, ठीक है, मंथी स्टिच हम इसमें 4 स्टिच जो हैं वो यूज़ करते हैं जब हम कसूती एम्ब्रॉयडरी बना रहे होते हैं, तो ठीक है। ये आपकी एम्ब्रॉयडरी है, टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कसूती एम्ब्रॉयडरी हमारी कहाँ की है, कर्नाटका की है, ठीक है। इसके बाद टाइप 1 एरर इज व्हेन 1 इज, ठीक है, टाइप 1 एरर हमारा कहाँ होता है, टाइप 1 एरर ये हाइपोथेसिस में से आया है क्वेश्चन, जिसमें 2 तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर कब होता है, जब हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई है, ठीक है, रिजेक्ट हो गई है वैन इट इज़ ट्रू, मतलब वो सही है, नल हाइपोथेसिस जो बात कह रही है वो सही कह रही है, वो ट्रू आई है, लेकिन हमने अपनी ईगो के चलते उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारी रिसर्च में उसको क्या दिखाना था, हमें रिजेक्ट दिखाना था, ठीक है। तो आपका क्या है, ये टाइप 1 एरर कहलाएगा जब रिजेक्शन नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, आप नल हाइपोथेसिस को जब रिजेक्ट कर देते हो जबकि वो क्या होती है, ट्रू होती है, ठीक है, तो वो आपका टाइप 1 एरर कहलाएगा, ठीक है। टाइप 2 एरर क्या कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट ही आई है पर आपने
कंफ्यूज होकर उसे जबरदस्ती एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। चाहते तो आप यही था रिजेक्ट आइए, लेकिन फिर भी कंफ्यूज होकर आपने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 2 एरर होता है, ठीक है। फिर 25th क्वेश्चन है, द यूजफुल ऑफ द टेस्ट इज क्लोजली रिलेटिंग टू मेजर ऑफ नॉन वैलिडिटी इज, ठीक है। नॉन वैलिडिटी हम अच्छा, ठीक है। द यूजफुल ऑफ द टेस्ट, टेस्ट का जो यूजफुलनेस है, हमें किसी भी टेस्ट को की ये देखना है कि वो जो हम टेस्ट यूज़ कर रहे हैं रिसर्च में, हम जो भी टेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो कितना यूजफुल है, ठीक है। इस क्लोजली रिलेटेड टू मेज़र, तो हम क्या कौन सी वाली जो वैलिडिटी है उसको मेज़र करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है कॉन्करेंट वैलिडिटी, ठीक है। कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या होती है आपकी, कॉन्करेंट वैलिडिटी होती है इंडिकेट द अमाउंट ऑफ, जनरली इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू डिफरेंट असेसमेंट, ठीक है। दो डिफरेंट असेसमेंट का जब हम एग्रीमेंट करते हैं, जनरली वन असेसमेंट इज न्यू, अब उसमें से ना एक असेसमेंट तो नया होता है, वाइल द अदर इज वेल स्टेब्लिश, पर पुराना जो असेसमेंट है वो पहले से ही स्टेब्लिश होता है, तो एंड हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूवन टू बी वैलिड, और जो पुराना वाला असेसमेंट है वो ऑलरेडी ही क्या हो सकता है, प्रूव हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो ये यही बोल रहा है कि किस द यूजफुलनेस ऑफ द टेस्ट इज क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। जो टेस्ट है आपका क्लोजली रिलेटेड है किससे, आपके कॉन्करेंट वैलिडिटी से होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो इज़ अ मीडिया फॉर, ठीक है। रेडियो क्या है, हमारा मास कम्युनिकेशन का मीडिया है, ठीक है। ये तो पता ही है मास कम्युनिकेशन का है, एक जगह ब्रॉडकास्ट हुआ पूरी दुनिया में उसको सुन लिया, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन है, आसान सा क्वेश्चन था ये। अब इसमें क्या है, इसमें है द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू लोगो इंट्रोड्यूस्ड बाय FSSAI, ठीक है। FSSAI इन September 2021, ठीक है। FSSAI की फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है 2021 में एक वीगन डाइट आपको पता ही है, जिसमें हम एनिमल बेस्ड कोई भी फूड जो है वो नहीं लेते हैं, जैसे कि नॉनवेज हो गया, एग्स हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, हम हर तरीके से किसी भी केस में नॉनवेज या एनिमल बेस्ड फूड जो है वो नहीं लेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं, आजकल उसका नया कॉन्सेप्ट आया है वीगन डाइट। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है, मतलब हार्ट आपका हेल्दी रहेगा अगर आप वीगन डाइट लेते हो, तो ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने ये कहा है कि हम किसी भी तरीके का एनिमल बेस्ड डाइट नहीं लेंगे, ये वीगन डाइट है। तो आपको अगर आप कोई भी फूड आइटम मार्केट में खरीदने जा रहे हो तो आप उसमें वीगन डाइट कैसे देखोगे, जैसे कि आपने देखा होगा वेजिटेरियन और नॉनवेज में क्या कैसा होता है, वेजिटेरियन और नॉनवेज में अगर आप किसी पैकेट के पीछे देखोगे तो उसमें वेजिटेरियन और नॉनवेज का वो आता है सिंबल, ठीक है, जिसमें इस तरीके से बना हुआ होता है। तो अगर ग्रीन कलर से है ये, तो ये क्या है, ये आपका वेजिटेरियन फूड है वो, अगर रेड कलर से है तो इसका मतलब क्या है, वो नॉनवेज फूड है, ठीक है। ये आपका बना हुआ आता है सिंबल। इसी तरीके से एक नया सिंबल आया है, वो क्या है, इस तरीके का डिब्बे के अंदर वी बना हुआ आया है, ठीक है, और उसके ऊपर छोटा सा पौधा बना हुआ है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसके ऊपर छोटा सा पौधा बना हुआ था, तो उसे बोलते हैं वीगन डाइट का सिंबल है। तो आप पैकेट में पीछे देखोगे ये वाला सिंबल, जिसमें इस तरीके का एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, जिसमें एक तरीके का बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर वी बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से वी बना हुआ है, और यहाँ पे एक छोटा सा पौधा बना हुआ है, ठीक है। तो FSSAI ने इस तरीके का वीगन डाइट का बना दिया है सिंबल। तो आप पैकेट देखते ही पहचान जाओगे कि वीगन डाइट जो है वो ये वाली है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का जो वी है इंसर्टेड इन मिडल ऑफ स्क्वायर बॉक्स, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स के बीच में एक ग्रीन, स्क्वायर बॉक्स के बीच में ग्रीन कलर का वी बना हुआ है, क्योंकि वीगन से वी से वीगन डाइट, ठीक है। बॉक्स विद अ स्मॉल प्लांट, और इसके ऊपर क्या है कि स्मॉल सा प्लांट बनाया हुआ है, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ वीगन रिटर्न एट द बॉटम, और बॉटम में यहाँ वीगन भी लिखा हुआ है, ठीक है, वीगन लिखा हुआ है बॉटम में, ठीक है। तो ये क्या है, ये है, ये इसका आंसर क्या है, सी है, ठीक है। फिर है विच ऑफ द मेथड इज नॉट अ मेथड ऑफ ग्रुप कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड का इसमें से कौन सा मेथड नहीं है, ठीक है, ऑफ अ ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। तो एक तो तुम्हें पता है फील्ड ट्रिप क्या है, हमारे ग्रुप के साथ ही हम फील्ड्स में जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस में भी हम इकट्ठा ग्रुप में बैठते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी हमारे ग्रुप मेथड है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन और हमारा मेथड डेमोन्स्ट्रेशन दोनों ही ग्रुप मेथड हैं। तो इसमें से होम एंड फॉर्म विजिट, ये क्या है, ये हमारा इंडिविजुअल मेथड है, होम एंड फॉर्म विजिट, ठीक है, ये हमारा इंडिविजुअल मेथड है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों किसके हैं, ये आपके ग्रुप के एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेरेंट
पुटिंग हिज आर्म ऑन द चाइल्ड शोल्डर इन अ कंफर्टिंग वे, ठीक है, मतलब कोई कंफर्ट अच्छे से तरीके से प्यार से अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रखता है, ऑन द वे एंड सेज यू नो यू शुड नॉट हैव डन दिस, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता है तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है, हाउ यू कैन हैंडल द सिचुएशन बेटर नेक्स्ट टाइम, ताकि आप जो अपनी इस सिचुएशन को है नेक्स्ट टाइम में किस तरीके से बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो। और ये प्रैक्टिस कौन से वाले पेरेंटिंग स्टाइल में कहलाई जाएगी, ठीक है, कौन से वाले पेरेंटिंग स्टाइल में कहलाई जाएगी, हमारे पास कई तरह के पेरेंटिंग स्टाइल है, ये हमारी है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, जिसे हम डेमोक्रेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो अथॉरिटेटिव वाले क्या बोलेंगे, अथॉरिटेटिव वाले बोलेंगे चलो जो भी हुआ तुम्हें नहीं करना चाहिए था, पर हम चलो बात करते हैं आगे से तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें प्यार से समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है। अथॉरिटेरियन वाले क्या करते हैं, वो कोई टॉक नहीं करते इसके बारे में, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस आया ना ये कि चलो लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है, लेकिन अथॉरिटेटिव वाले कुछ टॉक नहीं करते, वो क्या करते हैं थप्पड़ लगाते दो खींच करके, उन्हें पता ही नहीं होता बच्चों को क्यों मार पड़ गई, ठीक है, उनसे किसी भी तरीके की बात नहीं करते, बस दो थप्पड़ लगा करते ये नहीं होना अगली बार, ठीक है, समझ में आया इतना। तो ये आपका अथॉरिटेटिव इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे एक तो इन्होंने दो वर्ड्स बहुत अच्छे बोले हैं जिससे बिल्कुल सीधे समझ में आ रहा है। पहला है कंफर्टिंग वे, ठीक है, कंफर्टिंग वे पहला सेंटेंस है, दूसरा है लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट, तो जो हम बात करने को तैयार है पेरेंट्स, ठीक है, और कंफर्ट वे में वो बच्चे के साथ बात कर रहा है, तो वो कौन सा होगा, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। फिर नेक्स्ट हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट अ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ऑफ इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन का काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन कौन सा नहीं होगा इंसुलिन का, एक तो ग्लूकागोन जो है वो तो है ही है, क्योंकि जब इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है तो कौन सा रिलीज होता है, ग्लूकागोन रिलीज होता है, ठीक है, तो इंसुलिन को रेगुलेट करने का काम करता है। कॉर्टिसोल जो है, कॉर्टिसोल भी हमारा है इसका, ठीक है, कॉर्टिसोल क्या करता है आपके ग्लूकागोन को हार्मोन करने स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन भी क्या करता है आपके इंसुलिन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा है जो इंसुलिन को रेगुलेट करने में हेल्प नहीं करता, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये आपके इंसुलिन को कंट्रोल करने का काम नहीं करता, प्रतिमूत्रवर्धक हार्मोन, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपके 30 क्वेश्चन मैं आज करा रही हूँ, उसके बाद अगले 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कोशिश करेंगे इसे जितना ज़्यादा हम कवर कर सकें, ताकि आप क्या कहो, ताकि आपको पेपर से पहले आपका एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।